हेलो स्टूडेंट्स, नमस्ते। अपने चैप्टर 2 चल रहा है सॉल्यूशन, और चैप्टर 2 सॉल्यूशन में आपने कंसंट्रेशन पढ़ी है और आप अब तक 5 टाइप्स की 5 प्रकार की कंसंट्रेशन पढ़ चुके हो। फर्स्ट में आपने पढ़ी थी मास परसेंटेज, सेकंड आपकी थी वॉल्यूम परसेंटेज, थर्ड थी मास वॉल्यूम परसेंटेज, फोर्थ कौन सी थी? फोर्थ थी मोल फ्रैक्शन, और फिफ्थ में आपने पढ़ा था मोलरिटी। ठीक है ना। ये 5 टाइप्स के आप कंसंट्रेशन यहाँ पर आप आइडेंटिफाई कर चुके हो। और अब आज हम नेक्स्ट कंसंट्रेशन के बारे में यहाँ पर स्टडी करने जा रहे हैं, और हमारी नेक्स्ट कंसंट्रेशन है मोलेलिटी। नेक्स्ट कंसंट्रेशन क्या होगी अपनी? मोलेलिटी। आपको जितने भी कंसंट्रेशन यहाँ पर जो स्टडी कराई गई थी, सब में आपको क्वेश्चंस दिए गए थे और सभी क्वेश्चंस को यहाँ पर सॉल्व किया गया था। और ये चीज़ मैं आपको बता देता हूँ कि आपके बोर्ड एग्जाम में एक क्वेश्चन कंसंट्रेशन में से 100% आता है। तो कंसंट्रेशन के जो क्वेश्चन हैं, इनको आप बड़े ध्यान से पढ़ेंगे। ठीक है ना। 100% कंसंट्रेशन का एक क्वेश्चन आता है। ओके, तो आज हम कंसंट्रेशन जो पढ़ने जा रहे हैं वो कौन सी है? हमारी मोलेलिटी। मोलेलिटी, और इसको डिनोट करते हैं हम स्मॉल m से। देखो मोलेलिटी क्या होती है, मोलेलिटी किसे बोलते हैं? आपने कोई सॉल्यूशन बनाया है, देखो ये हमारे पास कोई सॉल्यूशन है। अब इस सॉल्यूशन के अंदर हमारी दोनों चीज़ें, सॉल्वेंट भी है और सॉल्यूट भी है। ठीक है ना, तभी तो सॉल्यूशन कंप्लीट हुआ है। अब यहाँ मोलेलिटी कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? अगर आपके पास 1 kg सॉल्वेंट है, ये जो सॉल्वेंट है ये कितना है? 1 kg। तो 1 kg सॉल्वेंट में प्रेजेंट सॉल्यूट की अमाउंट, 1 kg सॉल्वेंट में प्रेजेंट सॉल्यूट की जो अमाउंट है उसको क्या बोलते हैं हम? मोलेलिटी बोलते हैं। आपने जैसे ये 1 किलोग्राम 1 kg वाटर ले लिया, और इस 1 kg वाटर के अंदर आपने कोई भी सॉल्यूट, जैसे शुगर लियो, साल्ट लियो, कोई भी सॉल्यूट इसके अंदर आपने डिजोल्व किया है। तो इस 1 kg वाटर में प्रेजेंट इस शुगर की जो अमाउंट है, शुगर की जो अमाउंट इस 1 kg वाटर के अंदर प्रेजेंट है, वही इस सॉल्यूशन की मोलेलिटी है। समझ में आ रही है ना बात? सॉल्यूशन के सॉल्वेंट जो है, उस सॉल्वेंट 1 kg सॉल्वेंट है, और 1 kg सॉल्वेंट में सॉल्यूट की जितनी अमाउंट प्रेजेंट है उसको ही क्या बोलोगे आप? मोलेलिटी। ठीक है ना। तो कैसे डिफाइन करेंगे? देखो बेटा, द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द सॉल्यूट इट इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ moles of solute, number of moles of solute per kilogram of the solvent। per kilogram of the solvent is called, चलो इसको छोड़ो, ये क्या होती है? मोलेलिटी होती है।
1 किलोग्राम सॉल्वेंट में कितने नंबर ऑफ मोल्स प्रेजेंट है सॉल्यूट के, उसको क्या बोलेंगे हम, मोलेलिटी। अब देखो मोलेलिटी का फॉर्मूला नोट करता हूँ मैं, मोलेलिटी का फॉर्मूला नोट करता हूँ, मोलेलिटी, ठीक है ना। तो मोलेलिटी के फॉर्मूले के लिए देखते हैं, मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय, मोल्स किसके लेने हैं आपको, सॉल्यूट के, ठीक है ना। और सॉल्वेंट का क्या था, ये 1 किलोग्राम सॉल्वेंट लिया था ना, मास ऑफ सॉल्वेंट, और मास भी किसमें, किलोग्राम में। ये ध्यान रखेंगे, अब तक की कंसंट्रेशन जितनी भी थी इस जगह पर हम यूज कर रहे थे सॉल्यूशन, मास ऑफ सॉल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, यही तो यूज कर रहे थे। लेकिन ये एकमात्र ऐसी कंसंट्रेशन है जिसमें हमने यहाँ पर यूज किया है किसको, सॉल्वेंट को। ये याद रखना है हमको, यहाँ पर किसको यूज़ किया है, सॉल्वेंट को यूज किया है। समझ में आ रही है ना बात। अब देखो, अब आपको सॉल्यूट के अगर मोल्स निकालने हैं, किसी भी सब्सटेंस के मोल्स निकालने हैं, तो आपको क्या करना पड़ेगा, सब्सटेंस के मोल्स अगर आपको निकालने हैं तो उसके लिए हमें गिवन सब्सटेंस है उसकी ग्राम में अमाउंट को डिवाइड कर देंगे उसके मोलिकुलर वेट से, तो हमको क्या निकल जाएंगे, मोल्स निकल जाएंगे। ये मैंने पहले कंसंट्रेशन में आपको बताया था फॉर्मूला। तो देखो, अमाउंट ऑफ सॉल्यूट किस में, ग्राम में, डिवाइडेड बाई मोलिकुलर वेट ऑफ सॉल्यूट मल्टीप्लाई मास ऑफ सॉल्वेंट, मास ऑफ सॉल्वेंट। और अगर ये सॉल्वेंट का मास आपको ग्राम में दे रखा है तो आपको इसे किलोग्राम में चेंज करने के लिए कितने से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 1000 से। अगर किलोग्राम में दे रखा है तो कोई 1000 का मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, लेकिन अगर ग्राम में सॉल्वेंट की अमाउंट दे रखी है आपको तो आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 1000 से। तो ये मोलेलिटी का फॉर्मूला आ गया बेटा, ठीक है। मोलेलिटी का फॉर्मूला समझ में आ रहा है। अब अगर इस मोलेलिटी की मैं यूनिट निकालूं, यूनिट ऑफ मोलेलिटी, तो यूनिट कहाँ बनेगी बताओ, ये क्या है, मोल सॉल्यूट के, और सॉल्वेंट किस में, केजी में, मोल पर केजी। इसी फॉर्मूले से यूनिट निकाल दी, ठीक है ना। अब देखो साहब, ये फॉर्मूला आपके पास आ गया, और अब भाई साहब मैं इसके लिए एक क्वेश्चन आपके लिए यहाँ पर ले रहा हूँ, और उसको बड़े ध्यान से आपको चेक करना है, ठीक है ना। ये नोट हो गया, क्वेश्चन नोट करें। क्वेश्चन है, कैलकुलेट मोलेलिटी मोलेलिटी ऑफ 10% W/W, 10% W/W aqueous H2SO4, aqueous H2SO4, ठीक है। निकालो इसकी मोलेलिटी। फॉर्मूला ध्यान है ना, फॉर्मूला ध्यान रखना है आपको को, क्या, मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाई मास ऑफ सॉल्वेंट केजी में, और अगर ग्राम में है तो
अमाउंट ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम्स डिवाइडेड बाई मोलिकुलर वेट ऑफ सॉल्यूट मल्टीप्लाई मास ऑफ सॉल्वेंट। अगर ग्राम में है तो मल्टीप्लाई कर देंगे 1000 से। फॉर्मूला ध्यान है ना। तो देखो, अब देखो भाई साहब, इसको गौर से देखो, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है। W/W क्या दे रखा है आपको, इसमें इट मीन्स क्या है, मास परसेंटेज। क्या दे रखा है, ये मास परसेंटेज दे रखा है। और मास परसेंटेज का मतलब होता है क्या, 2 बार बता चुका हूं। मास परसेंटेज का मतलब होता है कि कितने ग्राम सॉल्यूट आपका 100 ग्राम सॉल्यूशन में डिजॉल्व है। ठीक है, मास परसेंटेज का मतलब कि जितने ग्राम सॉल्यूट आपके 100 ग्राम सॉल्यूशन में डिजॉल्व है वही उसकी मास परसेंटाइल होती है। अब मास परसेंटेज में यहाँ पर आपको पता है कितने परसेंट है, अरे सॉल्यूट कितने परसेंट है, 10% है। और 100 को 10% के ग्राम निकलेगो, 10 ग्राम निकलेगो। तो यहाँ पर 10 ग्राम सॉल्यूट डिजॉल्व है 100 ग्राम सॉल्यूशन में। समझ में आ रही कि ना बात, आ रही है कि ना आ रही, समझ में आ रही है ना। 10 ग्राम सॉल्यूट प्रेजेंट है किसमें, 100 ग्राम सॉल्यूशन में। तो मैं देखो इसको एक लाइन में नोट कर देता हूँ यहाँ पर। टेन ग्राम सॉल्यूट कौन है बताओ, H2SO4। सॉल्यूट कौन है, 10 ग्राम H2SO4 प्रेजेंट इन 100 ग्राम सॉल्यूशन। 100 ग्राम सॉल्यूशन में कौन प्रेजेंट है, 10 ग्राम। 10 ग्राम कौन है, सॉल्यूट कौन है, अरे सॉल्यूट है H2SO4। तो सॉल्यूशन को वेट कितने का हो। अब देखो साहब, ये तो सॉल्यूट, यहाँ पे लिख दूँ मैं, अमाउंट ऑफ सॉल्यूट, ये तो अमाउंट की, सॉल्यूट की अमाउंट है गई 10 ग्राम। समझ में आ गई बात। सॉल्यूट कौन है तुम्हारे पास, H2SO4, ठीक है ना। अब हमको मोलेलिटी निकालनी है, तो मोलेलिटी में हमको किसकी रिक्वायरमेंट होती है, सॉल्वेंट की। किसकी रिक्वायरमेंट है, सॉल्वेंट की। तो बताओ बेटा, सॉल्वेंट का वेट चाहिए आपको। अब यहाँ पर सॉल्वेंट कितना प्रेजेंट है बताओ। अरे 100 ग्राम सॉल्यूशन है, 10 ग्राम सॉल्यूट है, तो सॉल्वेंट कितने रहेगो, 90 ग्राम। तो यहाँ पे लिखेंगे आप क्या, मास ऑफ सॉल्वेंट कितना बचे बताओ, 100 ग्राम सॉल्यूशन, 10 ग्राम कौन गए बनते, सॉल्यूट, 90 ग्राम ही तो बचे हो। और आपको क्या चाहिए यहाँ पर, मोल निकालने। तो मोल निकालने के लिए आपको क्या चाहिए होगा, मोलेकुलर वेट। किसका चाहिएगा मोलेकुलर वेट बताओ, सॉल्यूट का। सॉल्यूट कौन है, H2SO4। मैं ब्रैकेट में लिख रहा हूँ, जाते ध्यान रहे, कितना होता है 98। लगाओ फॉर्मूला है, मोलेलिटी इक्वल टू क्या होगा बताओ, अमाउंट ऑफ सॉल्यूट किसमें, ग्राम में, डिवाइडेड बाई मोलेकुलर वेट। मोलेकुलर वेट किसका, सॉल्यूट का, मल्टीप्लाई मास ऑफ
सॉल्वेंट किस में दे रखा है, ग्राम में, तो मल्टीप्लाई कितने करना पड़ेगा, 1000 थे। यही फॉर्मूला है ना। लिखिए अमाउंट ऑफ सॉल्यूट ग्राम में, बताओ अमाउंट ऑफ सॉल्यूट 10 ग्राम डिवाइडेड बाई मोलिकुलर वेट ऑफ सॉल्यूट कितना आ गया, 98। ठीक है ना। मास ऑफ सॉल्वेंट 90 मल्टीप्लाई 1000, तो 0 से 0 गई, क्या बचा बताओ, मल्टीप्लाई करो 1000 डिवाइडेड बाई 72, 81 और 7 88। ये वाली नंबर आई कि नहीं आई, अरे ये वाली नंबर आई कि नहीं आई, तो लगभग कितने का आवेगी बताओ, लगभग कितने का आवेगी मोलिनिटी आपकी, 1 पॉइंट समथिंग आएगी। और एक्यूरेट नंबर आप लोग निकाल लेना, और इसका जो यूनिट हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, मोल पर केजी। मोलिनिटी निकल गई भाई साहब, निकल गई ना निकल गई मोलिनिटी। तो आप लोगों को इस तरह से मोलिनिटी निकालनी है, और हमको ध्यान रखना है इस तरह का जो रिलेशन आता है उस रिलेशन से हमको सारी जानकारी मिल जाती है। इस पर हमको बड़े गौर से ध्यान देना होता है कि ये हमको क्या दे रखा है। ये मास परसेंटेज है, मास परसेंटेज में हमको पता है कि मास परसेंटेज क्या होती है कि 100 ग्राम सॉल्यूशन में जितने ग्राम सॉल्यूट के प्रेजेंट होते हैं वो उसकी मास परसेंटेज होती है। और यहाँ पर कितने परसेंट दे रखा है, 10% दे रखा है, तो सॉल्यूट कितने ग्राम घुला हुआ है, 10 ग्राम घुला हुआ है। सॉल्यूट 10 ग्राम घुला हुआ है, तो आपका सॉल्वेंट कितना बच गया, 90 ग्राम। समझ गई। तो ये सारी चीज़ें आपको इस वाले फॉर्मूले से ईजी वे में ऑब्टेन हो जाते हैं, अगर हमारी ये समझ में आ जाता है तो। ठीक है ना। तो ये होगी भाई साहब की मोलिनिटी। ठीक है ना। तो नोट करिए इसको। अब हमारी जो नेक्स्ट कंसंट्रेशन है वो है नॉर्मलिटी। नॉर्मलिटी इसको डिनोट करते हैं हम एन से। ठीक है ना। तो नॉर्मलिटी क्या होती है, नॉर्मलिटी को मैं यहाँ पर डिफाइन कर रहा हूँ भाई साहब, द नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉलिड, द नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट of solute which soluble in 1 liter solution. 1 liter solution is called normality. क्या कह रहा है, सॉल्यूट का ग्राम इक्विवेलेंट सॉल्यूट अगर 1 लीटर सॉल्यूशन में सॉल्यूबल है तो उसको क्या बोलेंगे हम, नॉर्मलिटी बोलेंगे। अब ग्राम इक्विवेलेंट ये एक नई समस्या है। ग्राम इक्विवेलेंट क्या होता है, सॉल्यूट के ग्राम इक्विवेलेंट 1 लीटर सॉल्यूशन में डिजोल्व हैं तो वो उसकी नॉर्मलिटी है। अब सॉल्यूट के ग्राम इक्विवेलेंट कैसे हमें, ये नई प्रॉब्लम आ गई है। टेंशन टेंशन नहीं करने। तो देखो पहले मैं इसका फॉर्मूला लिख देता हूँ। नॉर्मलिटी इक्वल टू क्या है बताओ, ग्राम
वैलेंट ऑफ सॉल्यूट। सॉल्यूट के ग्राम इक्विवेलेंट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। और सॉल्यूशन का जो वॉल्यूम है वो किस में? लीटर में। किस में वॉल्यूम? लीटर में। अब यहाँ पर आपको समस्या किसकी आ रही है? ग्राम इक्विवेलेंट कैसे निकालें। ग्राम इक्विवेलेंट निकालने के लिए देखो हमको क्या करना पड़ेगा। नॉर्मलिटी इक्वल टू, अब हम ग्राम इक्विवेलेंट निकाल लें सॉल्यूट का, तो देखो आप अमाउंट ऑफ सॉल्यूट लीजिए, समझ गए? अमाउंट ऑफ क्या लेंगे हम? सॉल्यूट लेंगे ग्राम में, और इसमें डिवाइड कर देंगे इक्विवेलेंट वेट ऑफ सॉल्यूट मल्टीप्लाई वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। किस में? लीटर में। ये इक्विवेलेंट ग्राम इक्विवेलेंट आ गए किसके? सॉल्यूट के। ग्राम इक्विवेलेंट तो आ गए, पर सर जी एक नई समस्या आ गई। क्या? ये इक्विवेलेंट वेट क्या प्रॉब्लम आ गई? क्या बीमारी आ गई? ये क्या होता है इक्विवेलेंट वेट? इसको कैसे निकालें? तो देखो 11th क्लास में पहुंचो, थोड़ी सी देर के काज है, और 11th क्लास में आपने निकाले थे इक्विवेलेंट वेट। और इक्विवेलेंट वेट निकालने के लिए हम क्या करते हैं बेटा कि जिस सब्सटेंस का आपको इक्विवेलेंट वेट निकालना है, उस सब्सटेंस के मोलिकुलर वेट में, यहाँ पे मैं थोड़ा सा नोट कर दूं, जिस सब्सटेंस का आपको सॉरी इक्विवेलेंट वेट निकालना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा? उस सब्सटेंस का आप मोलेकुलर वेट ले, ठीक है, और मोलेकुलर वेट में आप डिवाइड कर दो वैलेंसी फैक्टर का। जिस भी सब्सटेंस का आपको इक्विवेलेंट वेट निकालना है उसका मोलेकुलर वेट लेना है, और उसमें आप डिवाइड कर देंगे किसका? वैलेंसी फैक्टर का। अब क्या समस्या आ गई? वैलेंसी फैक्टर। देखो अब बच्चे सोच रहे हैं कि सर एक प्रॉब्लम में से निकलते नहीं, दूसरी प्रॉब्लम ले आते हो। पहले ले आए ग्राम इक्विवेलेंट, इसको निकाला तो आ गया इक्विवेलेंट वेट। अब इक्विवेलेंट वेट भी आ गया तो प्रॉब्लम आ गई वैलेंसी फैक्टर क्या होता है? क्या होता है वैलेंसी फैक्टर? है? अब ये समस्या आ गई साहब। अब देखो वैलेंसी फैक्टर निकालने के लिए हम क्या करते हैं, चलो आपको ये भी सिखाते हैं वैलेंसी फैक्टर कैसे निकालना है, ठीक है ना। तो यहाँ पे मैं हल्के से इस तरह से लाइन खींच देता हूँ, और अब आपको किसके बारे में देखना है? वैलेंसी फैक्टर। ठीक है ना। ये कैसे निकालें? देखो अगर आप वैलेंसी फैक्टर निकाल लो एसिड का, अगर हम किसी एसिड का वैलेंसी फैक्टर निकालना है तो एसिड को जब आप वाटर के अंदर डिजोल्व करेंगे, एसिड को जब हम वाटर के अंदर डिजोल्व करेंगे तो वहाँ पर क्या होगा?
एसिड हाइड्रोजन आयन रिलीज करेगा, करेगा कि नहीं करेगा? हाइड्रोजन आयन रिलीज करेगा। अब जितने हाइड्रोजन आयन ये एसिड रिलीज करता है वही उस एसिड का वैलेंसी फैक्टर होता है। समझ में आ रही बात? जितने हाइड्रोजन आयन एसिड वाटर के अंदर रिलीज करेगा वही उस एसिड का वैलेंसी फैक्टर होगा। जैसे देखो, मैं यहां पे नोट कर दूं, रिलीज्ड नंबर ऑफ, चलो ढंग से लिखते हैं, नंबर ऑफ रिलीज्ड हाइड्रोजन आयन इन वाटर, कहाँ से? फ्रॉम एसिड, फ्रॉम एसिड। यही इसका क्या होता है? वैलेंसी फैक्टर होता है। अब यहाँ पे मैं देखो एग्जांपल ले रहा हूँ। अगर हम HCl एसिड लिया, आपका यहाँ पर सॉल्यूट क्या आ गया? HCl एसिड। HCl एसिड लिया है तो इसका वैलेंसी फैक्टर कितना आएगा? तो मैं यहाँ पे नोट कर देता हूँ, वैलेंसी फैक्टर ऑफ HCl कितना आएगा बताओ? आप HCl को वाटर के अंदर डिजोल्व करो, कितने हाइड्रोजन आयन रिलीज करेगा? एक हाइड्रोजन आयन रिलीज करेगा, तो वैलेंसी फैक्टर 1 होगा। अब अगर मैं यहाँ पर बात करूँ H2SO4 की, तो H2SO4 वाटर के अंदर कितने हाइड्रोजन आयन रिलीज करेगा? 2 हाइड्रोजन आयन रिलीज करेगा ना, 2 करेगा ना। तो वैलेंसी फैक्टर ऑफ H2SO4 कितना हो गया? 2 हो गया। समझ में आ रही है ना बात? अगर किसी एसिड का आपको वैलेंसी फैक्टर निकालना है तो आपको क्या करना पड़ेगा कि उस एसिड के द्वारा वाटर में रिलीज किए गए हाइड्रोजन आयन की नंबर्स को काउंट कर लो, वही उस एसिड का वैलेंसी फैक्टर होगा। अब अगर किसी बेस का वैलेंसी फैक्टर निकालना है आपको, किसका? बेस का वैलेंसी फैक्टर निकालना है, तो क्या करेंगे? देखो, नंबर ऑफ रिलीज्ड हाइड्रोक्सिल आयन इन वाटर, वो बेस कितने हाइड्रोक्सिल आयन को रिलीज करता है वाटर के अंदर, वो उसका वैलेंसी फैक्टर होगा। जैसे देखो, इसके एग्जांपल देखें, मैं निकालूं वैलेंसी फैक्टर ऑफ NaOH। अगर NaOH को हम वाटर के अंदर डिजोल्व करते हैं तो कितने हाइड्रोक्सिल आयन रिलीज करेगा बताओ? 1 हाइड्रोक्सिल आयन रिलीज करेगा ना, तो वैलेंसी फैक्टर कितना आ गया? 1 आ गया। अब अगर मैं यहाँ पर ले लूँ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, क्या लिया हमने यहाँ पर? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को आप वाटर के अंदर डिजोल्व करो तो कितने हाइड्रोक्सिल आयन रिलीज करेगा? 2 हाइड्रोक्सिल आयन रिलीज करेगा कि नहीं करेगा? तो वैलेंसी फैक्टर ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कितना हो गया बताओ? 2 हो गया। इसी तरह से अगर आपने एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड लिया होता, AlOH का होल थ्राइस, तो वो एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड कितने हाइड्रोक्सिल आयन रिलीज करता? 3। तो एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड का वैलेंसी फैक्टर कितना हो जाता? 3 हो जाता। ये क्लियर हो रहा है ना यहाँ तक? अब साहब देखो, एसिड आ गया, बेस आ गया,
कि सर जी सॉल्यूट की फॉर्म में एसिड आ सकता है तो हम एसिड का निकाल लेंगे, बेस आ जाएगा तो हम बेस का निकाल लेंगे। पर अगर सर जी साल्ट आ गया तो हम क्या करेंगे? साल्ट आ गया तो क्या करोगे? देखो साल्ट का कैसे निकालोगे? अगर आपके लिए आ जाता है क्या? साल्ट, ठीक है। अगर साल्ट आ गया तो आपको यहाँ पर ध्यान रखना पड़ेगा। किस तरह का ध्यान रखना पड़ेगा? आपको यहाँ पर ध्यान रखना पड़ेगा कि आप जब उस साल्ट को, हम जब इस साल्ट को वाटर के अंदर डिजॉल्व करते हैं तो ये साल्ट कितने पॉजिटिव चार्ज रिलीज करता है? समझ गए? कितने पॉजिटिव चार्ज रिलीज करता है। तो यहां पे लिख रहा हूं मैं, नंबर ऑफ रिलीज्ड पॉजिटिव चार्ज बाय साल्ट, यानी कि साल्ट के द्वारा कितने पॉजिटिव चार्ज को रिलीज किया गया है वो उसका क्या निकाल देगा? वैलेंसी फैक्टर निकाल देगा। क्या निकाल देगा बेटा? वैलेंसी फैक्टर निकाल देगा। अब देखो, अगर मैं इसका एग्जाम्पल लेता हूँ तो यहाँ पे मैं इसके एग्जाम्पल नोट कर दूँ जिससे आपको दिखाई दे। साल्ट का वैलेंसी फैक्टर निकाल लें, वैलेंसी फैक्टर ऑफ साल्ट। एग्जाम्पल ले रहा हूं मैं NaCl, ठीक है ना। NaCl को जब आप डिजोल्व करते हो तो ये कितने हाइड्रोजन आयन, सॉरी कितने पॉजिटिव चार्ज, कितने पॉजिटिव चार्ज रिलीज करता है? ये रिलीज करेगा 1 सोडियम एंड 1 क्लोराइड, यही तो रिलीज करेगा। पॉजिटिव चार्ज कितने कहेंगे? पॉजिटिव चार्ज कितने हैं? एक है ना। तो वैलेंसी फैक्टर NaCl को कितने कहेगो? एक कहेगो। अगर मैं या की जगह पे एल्यूमिनियम क्लोराइड लिया होता, साल्ट कौन सा ले लियो? एल्यूमिनियम क्लोराइड। अगर एल्यूमिनियम क्लोराइड का आयोनाइजेशन कराया जाए तो ये क्या करता है? एल्यूमिनियम +3 और Cl-1, ये आयन रिलीज करेगा कि नहीं करेगा? अब यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज बताओ मेरे का जाए। पॉजिटिव चार्ज कितने कहेंगे? 3। तो AlCl3 का वैलेंसी फैक्टर कितना आ गया? 3 आ गया ना। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आप एसिड का वैलेंसी फैक्टर निकाल लो हाइड्रोजन आयन की नंबर को काउंट करके, आप बेस का वैलेंसी फैक्टर निकाल लो हाइड्रोक्सिल आयन की नंबर को काउंट करके, और अगर आप साल्ट का वैलेंसी फैक्टर निकाल रहे हो तो साल्ट के द्वारा रिलीज्ड पॉजिटिव चार्ज आयन, टोटल पॉजिटिव चार्ज आयन, जितने भी पॉजिटिव चार्ज इसके अंदर साल्ट के अंदर प्रेजेंट है वही उसका वैलेंसी फैक्टर होता है। समझ में आ गई बात? अब आपके सामने यहाँ पर कोई भी क्वेश्चन आएगा तो उस क्वेश्चन में आपको या तो एसिड हो सकता है, बेस हो सकता है, साल्ट हो सकता है, इन तीनों में से कोई सा भी हो सकता है। तो आपको स्टूडेंट्स यहाँ पर बैलेंसी फैक्टर खुद से निकालना है, क्योंकि आपको खुद को क्या निकालना है? इक्विवेलेंट वेट निकालना है सॉल्यूट का। अब इक्विवेलेंट वेट अगर आपको सॉल्यूट का मेजर करना है तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि जो भी सॉल्यूट दिया गया है उसका मोलिकुलर वेट निकालिए और मोलिकुलर वेट में उसके बैलेंसी फैक्टर को डिवाइड करो तो जाके इक्विवेलेंट वेट आएगा, और तब उस वेट को आप यहाँ पर रखोगे तो आपकी नॉर्मलिटी उस सॉल्यूशन की बाहर निकलेगी। क्लियर है ना? ये सारी चीज़ें आप ध्यान से, बड़े ध्यान से चेक करके नोट करें बेटा, और नोट करने के बाद फिर मैं आपको इस नॉर्मलिटी का एक छोटा सा क्वेश्चन देता हूँ, और उस छोटे से क्वेश्चन को आप करिए तो आपकी समझ में और ज़्यादा अच्छी तरह से आ जाएगा। ठीक है ना?
लिखो इसका क्वेश्चन नोट करें। क्वेश्चन देता हूँ मैं आपको। 500 ml HCl solution contain 73 gram HCl। 500 HCl solution contain 73 gram HCl. Determine the normality of solution. Determine the normality of solution. डिटरमाइन कीजिए। तो देखो पहले यूँ देख लो, पहले इसमें देखिए आपको क्या क्या गिवन है, क्या क्या गिवन है। देखो यहाँ पर आपको अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन दे रखा है ना, यानी कि वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना है 500 मिलीलीटर, ठीक है ना। HCl सॉल्यूशन है और 73 ग्राम HCl उसके अंदर सॉल्यूबल है। तो 73 ग्राम HCl क्या है, सॉल्यूट हो गया ना। 73 ग्राम HCl क्या हो गया, अरे सॉल्यूट हो कि नहीं हो। तो अमाउंट ऑफ HCl 73 ग्राम। अब देखो हमको जरूरत पड़ेगी मोलेकुलर वेट की। मोलेकुलर वेट किसका, HCl का कितना होता है बताओ। हाइड्रोजन का 1 और क्लोरीन का 35.5, यानी कि कितना हो जाएगा 36.5 मोलेकुलर वेट, ठीक है ना। अब आपको फॉर्मूला लिख देता हूं पहले मैं नॉर्मलिटी का, और नॉर्मलिटी का फॉर्मूले के बाद फिर पता लगेगा कि हमको क्या क्या चीज़ चाहिएगी। तो देखो अमाउंट ऑफ सॉल्यूट किस में लेना है, ग्राम में, डिवाइडेड बाई इक्विवेलेंट वेट ऑफ सॉल्यूट मल्टीप्लाई वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, किसमें, मिलीलीटर में। दिखाई दे रहा है कि नहीं दे रहा है। अगर मिलीलीटर में आपने सॉल्यूशन को लिया है, मिलीलीटर में हमने अगर सॉल्यूशन को लिया है तो यहाँ पर मल्टीप्लाई कितने से करना पड़ेगा आपको, 1000 से। कितने से मल्टीप्लाई करना है आपको, 1000 से, ठीक है ना। अगर हमने इसको मिलीलीटर में लिया है तो। अब भाई साहब हमारे पास देखो यहाँ पर चेक कर लो, आपको आपके पास सॉल्यूट की अमाउंट है, वॉल्यूम है सॉल्यूशन का, इक्विवेलेंट वेट नहीं है हमारे पास सॉल्यूट का। तो सॉल्यूट का इक्विवेलेंट वेट निकालते हैं हम, और सॉल्यूट हमारे पास कौन है, HCl। तो देखो यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं इक्विवेलेंट वेट ऑफ HCl। कैसे निकालेंगे बताओ, मोलेकुलर वेट अभी बताया था फॉर्मूला, डिवाइडेड बाय वैलेंसी फैक्टर। HCl का मोलेकुलर वेट कितना था, 36.5। HCl का वैलेंसी फैक्टर क्या होगा बताओ। ये HCl हो गया हाइड्रोजन आयन प्लस क्लोराइड आयन, कितने हाइड्रोजन आयन रिलीज किए, 1। HCl ने कितने हाइड्रोजन आयन रिलीज किए, 1 हाइड्रोजन आयन रिलीज किया, तो इसके अंदर डिवाइड हो जाएगा 1 का। तो मोलिकुलर इक्विवेलेंट वेट कितना आ गया,
36.5। देखो अगर यहाँ HCl की जगह पे H2SO4 हो तो वैलेंसी फैक्टर H2SO4 को कितने का तो 2 आता। समझ रहे हैं इन बात को? तो 2 का डिवाइड करना पड़ता हमको यहाँ पर, ठीक है ना। अब आप अपने फॉर्मूला में ये सारे वैल्यूज़ को रखिए। नॉर्मलिटी इक्वल टू अमाउंट ऑफ सॉल्यूट कितना है 73 ग्राम डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट वेट कितना आ गया 36.5 मल्टीप्लाई वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन मिलीलीटर में कितना है 500 और 1000 से इसको क्या कर देना है मल्टीप्लाई कर देना है। 36.5 से 73 2 टाइम्स कट जाएगा, इससे ये 2 टाइम्स गया। नॉर्मलिटी कितनी आ गई बताओ 4 ग्राम कितनी आई 4 ग्राम इक्विवेलेंट पर लीटर। इसका जो यूनिट होगी पर लीटर में आएगी ना, क्योंकि 1000 को हमने मल्टीप्लाई कर दियो तो ये नॉर्मलिटी निकाल दी भाई साहब हमने। समझ में आ गई होगी कैसे नॉर्मलिटी निकाली है हमने, नोट कर लो। हाँ तो अब हमारी जो फाइनल यानी कि लास्ट कंसंट्रेशन बची है वो है फॉर्मेलिटी। इसको डिनोट करेंगे एफ से। फॉर्मेलिटी क्या होती है तो फॉर्मेलिटी की डेफिनेशन दे रहा हूं मैं। द नंबर ऑफ फॉर्मूला वेट इन ग्राम, द नंबर ऑफ फॉर्मूला वेट इन ग्राम, द नंबर ऑफ फॉर्मूला वेट इन ग्राम दैट soluble in 1 liter solution, that soluble in 1 liter solution is called फॉर्मेलिटी। इसको क्या बोलेंगे आप लोग फॉर्मेलिटी बोलेंगे, ठीक है ना। यानी कि द नंबर ऑफ फॉर्मूला वेट इन ग्राम्स, द नंबर ऑफ फॉर्मूला वेट इन ग्राम्स किसके सॉल्यूट के, द नंबर ऑफ फॉर्मूला वेट ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम्स, ऑफ सॉल्यूट और लिख दूँ मैं यहाँ, ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम दैट soluble इन 1 liter सॉल्यूशन। यानी कि सॉल्यूट के जो फॉर्मूला वेट है, कितने फॉर्मूला वेट सॉल्यूबल है 1 लीटर सॉल्यूशन, 1 लीटर सॉल्यूशन में सॉल्यूट के कितने फॉर्मूला वेट सॉल्यूबल है। अब फॉर्मूला वेट, ये फॉर्मूला वेट एक नई प्रॉब्लम है। फॉर्मूला वेट क्या होता है ये भी देखेंगे हम। सॉल्यूट के कितने फॉर्मूला वेट घुले हुए हैं 1 लीटर सॉल्यूशन में, वो उसकी फॉर्मेलिटी होती है, ठीक है ना। तो देखो इसका जो फॉर्मूला बनना चाहिए फॉर्मेलिटी का वो क्या होना चाहिए, फॉर्मेलिटी इक्वल टू अमाउंट ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम, अमाउंट ऑफ सॉल्यूट किस में ग्राम में डिवाइडेड बाई फॉर्मूला वेट
किसका, सॉल्यूट का मल्टीप्लाई वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। और सॉल्यूशन का वॉल्यूम किस में है बेटा, लीटर में। किस में है, लीटर में। समझ में आ रहा है ना। अगर फॉर्मूला लीटर में है तो आप यहाँ पर किसी का भी कोई मल्टीप्लिकेशन नहीं करेंगे, नहीं कर सकते ना। और अगर यहाँ पर ये चेंज होता है अमाउंट ऑफ सॉल्यूट ग्राम डिवाइडेड बाई, देखो मैं लिख रहा हूँ शॉर्ट में, फॉर्मूला वेट ऑफ सॉल्यूट इनटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। किस में लिया ये, मिलीलीटर में। तो आपको यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, 1000 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ये फॉर्मूलिटी का सूत्र होता है। अब यहाँ पर बात करते हैं हम कि फॉर्मूला वेट क्या प्रॉब्लम आ गई है। ये फॉर्मूला वेट क्या हो गया, देखो आप लोग मॉलिक्यूलर वेट को तो जानते ही हो। आप लोग मॉलिक्यूलर वेट को तो जानते हो ना। तो मोस्टली जो कंपाउंड्स हैं उनका फॉर्मूला वेट मॉलिक्यूलर वेट ही होता है। उनका फॉर्मूला वेट मॉलिक्यूलर वेट ही होता है। जैसे H2O का मॉलिक्यूलर वेट 18 है तो उसका फॉर्मूला वेट भी कितना है, 18 है। इसी तरह से जैसे आप CO2 गैस का फॉर्मूला वेट, वो मॉलिक्यूलर वेट 44 होता है तो इसका फॉर्मूला वेट भी 44 ही होगा। लेकिन इसके अलावा कुछ कंपाउंड्स ऐसे हैं जब उनको कहीं भी सॉल्यूशन में लाया जाता है तो उनकी जो स्टैटिक्स जो होती है वो चेंज हो जाती है। अब किस तरह से चेंज हो जाती है और कौन कौन से ऐसे कंपाउंड हो सकते हैं वो मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ। तो देखो ऐसे कंपाउंड कौन कौन से हैं, द कंपाउंड्स लाइक फॉर्मिक एसिड, एसिटिक एसिड एंड बेंजोइक एसिड। यहाँ पे मैं एग्जाम्पल लिख रहा हूँ, फॉर्मिक एसिड, एसिटिक एसिड, बेंजोइक एसिड। इन एसिड्स को जब आप किसी भी सॉल्यूशन में डालते हो तो ये क्या, ये डाइमर बनाते हैं। ये क्या बना लेते हैं, ये डाइमर बनाते हैं उस सॉल्यूशन के अंदर। आर फॉर्म्ड डाइमर इन सॉल्यूशन। ये सॉल्यूशन में क्या बना देंगे, डाइमर बना देंगे। अब डाइमर जब सॉल्यूशन में बना देंगे तो जैसे आपने फॉर्मिक एसिड को लिया और इस फॉर्मिक एसिड का आपको मॉलिक्यूलर वेट निकालना है तो इसका आप निकाल सकते हो, ठीक है ना। लेकिन अगर इसका फॉर्मूला वेट निकालना है तो सॉल्यूशन में ये डाइमर कंडीशन में रहेगा। डाइमर कंडीशन का मतलब 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ फॉर्मिक एसिड प्रेजेंट इन 1, यानी कि एक अणु में 2 परमाणु फॉर्मिक एसिड के प्रेजेंट होंगे, ठीक है ना। अब ये 2 जब मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट हैं डाइमर बनाएंगे तो 2 होंगे। अब यहाँ पर अगर इस सॉल्यूशन में इसका फॉर्मूला वेट निकाला जाए, जैसे देखो इस फॉर्मिक एसिड का आपको फॉर्मूला वेट निकालना है। ये फॉर्मिक एसिड जो होता है ये भाई साहब
जब आप इसको सॉल्यूशन में लाते हो तो ये क्या बना लेता है, ये क्या बनाता है, ये डाइमर बना लेता है। क्या फॉर्म करता है, डाइमर फॉर्म करता है। और ये जो डाइमर फॉर्म हुआ है, अब इसका अगर आप फॉर्मूला वेट निकालोगे तो आप क्या करोगे, इसका जितना मोलेकुलर वेट था उस मोलेकुलर वेट को आपको 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। डबल हो गया ना, डाइमर बनाया तो फॉर्मूला वेट कितना हो जाए इसका, मोलेकुलर वेट का दुगना हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। ठीक इसी तरह से एसिटिक एसिड को अगर आप सॉल्यूशन में डालते हो तो ये भी क्या बनाएगा, डाइमर बनाएगा। अब इसका जितना भी मोलेकुलर वेट है उसका डबल हो जाएगा फॉर्मूला वेट। ऐसे ही बेंजोइक एसिड का, ठीक है ना। तो हमको ये इस तरह से आप फॉर्मूला वेट निकाल सकते हो। वैसे मैं आपको बता रहा हूँ कि मोस्टली जो कंपाउंड होते हैं उनका कुछ ही कंपाउंड ऐसे होते हैं जो डाइमर बनाते हैं किसी भी सॉल्यूशन के अंदर। ज़्यादातर मोलेकुलर वेट और फार्मूला वेट इनके सेम से ही होते हैं। तो बच्चों आपको यहाँ पर आपके इस चैप्टर में फॉर्मेलिटी के बारे में ज़्यादा कुछ नहीं दिया गया है और फॉर्मेलिटी को बस इतना ही थोड़ा सा डिफ़ाइन किया गया है। तो आप लोग बस इसकी डेफिनेशन और इसका फॉर्मूला आप ध्यान में रख सकते हो। इसके बारे में कोई भी न्यूमेरिकल क्वेश्चन यहाँ पर नहीं दिया गया है, इसलिए आपको हम एक्स्ट्रा नहीं करा रहे हैं, ठीक है ना। तो आपने देखा कि आपके इस चैप्टर के अकॉर्डिंग जितनी भी मैं अप्रोक्सीमेटली लगभग 7 टाइप्स ऑफ कंसंट्रेशन आपने यहाँ पर देखी हैं। कौन कौन सी कंसंट्रेशन देखी हैं, मास परसेंटेज, वॉल्यूम परसेंटेज, मास वॉल्यूम परसेंटेज, मोल फ्रिक्शन भी आपने यहाँ पर देखा है, ठीक है ना। उसके बाद आपने देखी क्या, मोलरिटी, मोलेलिटी, नॉर्मलिटी, फॉर्मलिटी, इतनी सारी कंसंट्रेशंस को आपने यहाँ पर स्टडी किया है। और ये जो कंसंट्रेशंस हैं ये बड़ी ही इम्पोर्टेंट है, इनमें से एक क्वेश्चन आपको ज़रूर आता है, ये मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। तो कंसंट्रेशन आपकी यहाँ पर समाप्त होती है और अब हम इस चैप्टर के नेक्स्ट टॉपिक के साथ आपको मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके।